आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गौतम राणे सागर, आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम सोच बदलो देश बदलो। और आज जो देश की हालत है, सिर्फ देश की संपत्तियां नहीं बिक रही बल्कि देश भी बिकने के कगार पे पहुंच गया। लेकिन देश बिकने के कगार पे है, लेकिन देश की बागडोर जिनके हाथ में है वो देश के सामने ये कभी भी खुलासा नहीं होने देना चाहते कि वाकई देश बिकने के कगार पे है। समझे, एक छोटे से उदाहरण के साथ समझना जरूरी है कि एक विकलांग व्यक्ति जहाँ मक्के उक्के की खेती होती है, मचान बना करके उसको बिठाल दिया जाता है। फिर वो वहाँ से बुलंद आवाज़ में आते जाते राहगीरों को कहता है, हे ज़रा होश संभाल के, अगर तुम गांव के होगे तो जानते होगे, अगर गांव के नहीं होगे तो आकर के मैं बताऊं तुम्हें, मैं समझाऊं तुम्हें, अपनी ताकत दिखाऊं। हमारे देश में ठीक इसका उल्टा हो रहा। बाहर के लोग समझ गए कि भारत पहली बार देश आज़ाद होने के बाद पहली मर्तबा इतना कमज़ोर हुआ है। उस देश का जो मुखिया है पहली मर्तबा इतना कमज़ोर मुखिया है जिसमें न तो कोई दूरदर्शिता है, न कोई विज़न है और न ही कोई योजना उसके पास है कि वो देश को मजबूत रख सके। और यही वजह है कि जो नेपाल हमारे देश में आकर के जिस साहब कह करके चौकीदारी किया करता था, आज वो नेपाल हर मुद्दे पे हमें घेरने की कोशिश कर रहा। घेरे भी क्यों नहीं, जब आर्थिक स्थिति हमारी इतनी डामाडोल हो गई है और जो कूटनीति डिप्लोमेटिक तरीके पे जो डील हमारे पड़ोसी देशों से करनी चाहिए वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, वो भी बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी आंख दिखा सकता है, कोई भी हर मुद्दे पे हमें चुनौती दे सकता है, हमारे अस्तित्व को ललकार सकता है। भारत इतना कमज़ोर देश तो कभी नहीं रहा। अब अगर देखा जाए तो देश की संपत्तियों को बेचने की रूपरेखा कब लिखी गई? 1999 में पहली मर्तबा वी बालकृष्ण ऐगर के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। उस कमेटी को ये रिकमेंड करना था कि कौन कौन से जो भारत के पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जिस यूनिट्स को बेचा जा सकता है। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तो उस समय एक अलग से पोर्टफोलियो बनाया गया, मंत्रिमंडल में एक अलग से पोर्टफोलियो बनाया गया, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, और सूरी साहब उसके मिनिस्टर थे। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब शायद भारत के लोग बहुत कम लोग जानते हैं, भारतीय लोग ये जानते हों, इसका मतलब होता है उसे बेचना है। बेचने को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, जबकि हिंदी साहित्यिक रूप में उसको विनिवेश कहा जाता है। लेकिन जो व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक रूप में उसे बेचना कहा जा सकता है, या बेचना कहा जा सकता ही नहीं, बेचना ही कहा जाता है। ये हाई कोर्ट के जज थे, केरल के हाई कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट में भी जज रहे हैं। इनके नेतृत्व में ये कमेटी बनी, इन्होंने रिकमेंड किया था और रिकमेंड करने के बाद 30 दिसंबर 2013 को इनकी मृत्यु हो गई। 2004 में गवर्नमेंट बदली, ये प्रक्रिया शायद शुरू नहीं हो पाई थी। और ये कहा जाता है कि जो भी आयोग अभी तक बने हैं, एक समय सीमा निर्धारित होती है, उस समय सीमा के बाद अगर उस आयोग की सिफारिशों को लागू न किया जाए तो वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तब तक
जब तक देश में कोई मजबूत नेतृत्व रहता है। लेकिन जब देश में कमजोर नेतृत्व आ जाए और सिर्फ छल करने में माहिर नेतृत्व आ जाए, तो फिर कमीशन की रिपोर्ट कब थी, क्या उसका कार्यकाल था, कब तक लागू किया जाना चाहिए था, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। 2013 में मृत्यु के पश्चात तो उस कमीशन की रिपोर्ट का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। लेकिन एक ऐसी सरकार थी जिसमें अगर कोई गुण था तो वो सिर्फ एक गुण मौजूद था कि उसके रुधिर में, उसकी धमनियों में देशभक्ति का लहू नहीं बहता था, देश प्रेम का लहू नहीं बहता था। उसकी धमनियों में अगर कोई लहू बहता था तो सिर्फ एक लहू बहता था, और वो था व्यवसाय का लहू। और इसी व्यवसाय के लहू ने उस व्यक्ति को पूरे देश की संपत्तियों को बेचने के लिए प्रेरित ही नहीं किया, आत्मबल भी दिया और संबल भी दिया। और एक कमेटी गठित हुई 2016 में, उसी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे, बी बालकृष्णा एगर की रिपोर्ट, कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे, जिसका नाम दिया गया नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये क्या है? ये एक ऐसी संस्था है जो देश की संपत्तियों को, जिस पे अपार बैंकों का अपार कर्ज बाकी हो, बैंकों के बड़ी बड़ी पूंजी उस पर लगी हुई, बैंकों ने बड़ा कर्ज दे रखा है, लोन दे रखा है, बावजूद इसके वो कौड़ियों के भाव बेचने की रिकमेंडेशन अगर कोई करे तो उसे कहते हैं NCLT, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। और नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने ही दो उदाहरण आपके सामने इस समय रखना जरूरी है कि लेंको, जिसके ऊपर 44,000 करोड़ से ज़्यादा तमाम बैंकों, हमारे देश के बैंकों का कर्ज बाकी था, और उसको इंसॉल्वेंट घोषित करके, दिवालिया घोषित करके, उस कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने मात्र 132 करोड़ रुपए में बिकवा दिया। और दूसरी आलोक इंडस्ट्रीज है, जो प्रॉफिट गेनिंग कंपनी थी, उसको भी इंसॉल्वेंट घोषित करके, दिवालिया घोषित करके रिलायंस ग्रुप के हैंडओवर करा दिया। अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये सब क्यों जा रहे हैं, क्यों बेचे जा रहे हैं। इतना ही नहीं हुआ, जिस देश को कहा गया कि हम देश नहीं बिकने देंगे, देश की संपत्तियां भले बेच देंगे, लेकिन अब तो 2 कदम आगे भी बढ़ गए। देश की संपत्तियां बिकी, ONGC जो बड़े परिश्रम, बड़े कठिनाई के साथ ONGC खड़ा किया गया था, उस ONGC को ख़त्म किसने किया? जिस भारत BSNL को ख़त्म किया था, भारत संचार निगम लिमिटेड को, आज भारत संचार निगम लिमिटेड को जो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि उसको किस तरह से मजबूत किया जाए, मजबूती के साथ चलाया जाए, उसे प्रोत्साहित करने के बजाय जियो के मॉडल बनकर के घूमते रहते हैं। कोई प्रधानमंत्री मॉडल नहीं बन सकता प्राइवेट कंपनियों का। निश्चित तौर पे देश की जो संपत्तियां हैं, देश के जो यूनिट्स हैं, देश के जो संस्थान हैं, उसके मॉडल बनिए, उसका प्रचार करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। पोर्ट बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिए गए, अब तो रेलवे के 105 ट्रेनें को भी बेच दिया गया। 151 ट्रैक पे वो ट्रेनें, 151 ट्रेनों को बेच दिया गया, 105 ट्रैक पे चलेंगी। इतना ही नहीं, अभी जब विपक्ष सुलझा था, कांग्रेस सुलझी पड़ी थी राजस्थान में अपनी सरकार बचाने के लिए,
ये लगता है ये गेम था, कोई सरकार बचने बचाने की प्रक्रिया नहीं थी। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी साजिशें हो रही है इस देश की संपत्तियों को बर्बाद करने की, उन सारे संपत्तियों को बर्बाद करने का अवसर अगर कोई उपलब्ध करा रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी उपलब्ध कराए। जिस समय राजस्थान में उलटफेर चल रहा था, उठापटक चल रहा था, सरकार को टॉपल करने की कोशिश दिखाई जा रही थी, दरअसल उस समय सरकार को टॉपल करने की स्थिति नहीं पैदा हुई थी वहाँ राजस्थान में। वो दोनों की मिली भगत थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। जहाँ सरकार को ये दिखाया जा रहा था, वही सरकार का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नीति आयोग के साथ बैठ करके बैंकों को कैसे बेचा जा सकता है, एटॉमिक एनर्जी को कैसे बेचा जा सकता है, डिफेंस को कैसे बेचा जा सकता है, उसमें बकायदा मीटिंग कर रहे थे और प्रस्ताव ले रहे थे। और वो प्रस्ताव बकायदा तय हो गए हैं। और आज जब हम ये कह रहे हैं कि देश की संपत्तियां तो बिकी, धड़ल्ले से बिकी हैं, देश की संपत्तियों के साथ साथ देश भी बिकने के कगार पे खड़ा हो गया है। तो देश बिक रहा, अगर ये कहा जाए तो अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन देश बिकने जा रहा। जिस लद्दाख की आप बात कर रहे हैं, आपने जब पूरे विपक्ष के लोगों को बैठ करके विपक्ष की मीटिंग में आपने बात रखी तो आपने कहा कि भारत भूमि पे कोई कब्जा नहीं हुआ, भारत भूमि की 1 इंच भूमि भी किसी को नहीं गई। और आज चाइना बकायदा फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक कब्जा जमाए बैठा है। और आप कहते हैं हमारी जमीन नहीं गई, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को फिर भेजने की क्या जरूरत थी? फिर डिफेंस लेवल पे और डिप्लोमेटिक स्तर पे रोज बैठकें क्यों हो रही हैं? क्या आप चाइना की जमीन कब्जा करने जा रहे हैं? साफ साफ इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए इस बात को देश को समझना चाहिए कि अगर देश सबसे कमजोर हुआ है तो इस समय देश सबसे कमजोर हुआ है। न सिर्फ आर्थिक स्तर पे, न सिर्फ सामरिक स्तर पे, न सिर्फ डिप्लोमेटिक स्तर पे, इवन भूखमरी के कगार पे, बेरोजगारी के कगार पे नहीं, पूरा देश तकरीबन बेरोजगार हो गया है। और आज ये संपत्तियां बेच करके सिर्फ इसलिए कोशिश की जा रही है कि जो हमारे प्रधान सेवक के ऊपर 1,67,00,000 रुपए प्रतिदिन के खर्चे आते हैं, उसको किसी तरह मीट आउट किया जाए। कोल ब्लॉक्स अगर नहीं बिक रहे हैं तो कोल ब्लॉक्स के फार्म बेच करके उनके दिन भर के खर्चे निकालने की कोशिश की जा रही। एक कोल ब्लॉक्स के फॉर्म 5 लाख रुपए में बेचे जा रहे हैं, और इसलिए केवल फॉर्म बेचने की कोशिश की जा रही। कोल ब्लॉक्स अभी नहीं बिक पा रहे हैं, चूंकि आर्थिक स्थिति इस तरह से चरमरा गई इस देश की। तो कोल ब्लॉक्स कब बिकेंगे, कब प्रधानमंत्री जी का खर्चा निकलेगा? उस कोल ब्लॉक से बेचने से, कंपनियों को बेचने से आज देश पूरी तरह से चरमरा गया है। आज अगर हम ये उम्मीद करके चलें कि विपक्ष के लोग आ जाएंगे इसको संभालने, तो इस गलतफहमी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देश है। लोग उदाहरण समझ लीजिए कि अगर कोई माँ बीमार है और वो तड़प रही है, दवा के लिए तड़प रही है, उसका बेटा निकम्मा है तो बाहर से चिल्ला रहा है, घर के अंदर माँ बंद है, बाहर से चिल्ला रहा है कि अच्छा फील करो माँ, तुम तो बहुत स्वस्थ हो माँ, तुम्हारे आशीर्वाद की ज़रूरत है माँ, बिल्कुल अच्छा फील करो,
बाहर सब कुछ ठीक है, बाहर के लोग शायद समझें कि माँ बिल्कुल स्वस्थ है। और आज वही भारत की स्थिति है। भारत माँ जिसको कहते हैं, भारत भूमि पूरी तरह करा रहा है, तबाह हो गया है। लेकिन बाहर बताने की कोशिश, हम देश को बताने की कोशिश की जा रही है कि आज भारत मजबूत हाथों में है। भारत मजबूत नहीं, कमजोर हाथों पे है। एक एक कड़ी पे किस तरह से पोर्ट बेचा गया, किस तरह से एटॉमिक एनर्जी बेचने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से डिफेंस को बेचने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से बैंकिंग सेक्टर को बेचने की कोशिश की जा रही है, एक एक संस्थान को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा, किस तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बर्बाद किया जा रहा है। इस पे आपसे, आप सभी साथियों से बात करेंगे, फिर दूसरी बार आएंगे, विस्तार से बात करेंगे। एक एक जो संस्थान बिके हैं उसके पूरे डिटेल आपके सामने रख करके बात करेंगे। और ये आपसे गुजारिश करेंगे कि ये देश इस समय संभालने की जरूरत है। इस देश को विपक्ष, हो सकता है विपक्ष ने कोई चोरी की हो, इसलिए विपक्ष डकैतों के आगमन से आकर के छुप के बैठा है। तो देश को आगे आना चाहिए, देशवासियों को आगे आना चाहिए, देश को संभालना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय भीम, जय भारत, सबका खैर।